हेलो बच्चा पार्टी, मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। आज पीवाईक्यू सीरीज के सबसे लास्ट चैप्टर जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर यही है। पूरी केमिस्ट्री में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं चैप्टर्स को, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 9 मार्क्स का वेटेज गिवन है। इसका मतलब इस चैप्टर से हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को अगर फोकस करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फोकस करने पे हम सीधे सीधे 9 मार्क्स जो हैं हमारी एग्जाम में हम कवर अप कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बट थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सेल्स वाला पार्ट जहां पे हमें सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स, नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हैं। सेकंड पार्ट में कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस के प्रॉब्लम्स हैं। और लास्ट पार्ट जो है वो टाइप्स ऑफ सेल का है। तो तीनों पार्ट के पीवाईक्यू के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए पेन और पेपर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए और सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये क्वेश्चन दिख रहा है कि आउट ऑफ जिंक एंड टीन हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। कि हमारे पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और हम इसको रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। हम इसके ऊपर कोट कर रहे हैं। आप समझते हैं जैसे ऑयल पेंट किया जाता है, वैसे यहाँ पे किसी और मेटल का गैल्वेनाइजेशन किया जा सकता है, उसे कहा जाता है कोटिंग करना। तो पूछ रहा है वो कि किसकी कोटिंग बेटर है, जिंक या टीन की। तो देखिए क्या होगा, जिंक या टीन दोनों जो हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द Zn2+ एंड Sn2+। इसका मतलब जिंक भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमारा टीन भी जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, उतना अच्छा प्रोटेक्शन जल्दी देगा। तो यहाँ पे एसआरपी सीरीज हमें दी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उस एसआरपी सीरीज में हम देख पाते हैं कि जिंक का एसआरपी मच मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू द टिन। इसका मतलब अगर एसआरपी मच मोर नेगेटिव है तो जो एसओपी की बात होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके लिए हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट और ये हो जाएगा 0.14 वोल्ट। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दिख रहा है यहाँ पे, जिंक का। इसका मतलब जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू टीन। तो जितनी जल्दी जिंक ऑक्सीडाइज होगा वो आयरन के ऊपर उतनी अच्छी प्रोटेक्टिंग लेयर को फॉर्म करेगा। तो किसकी कोटिंग बेटर ज्यादा है करना, जिंक की। क्यों? क्योंकि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हायर है किसके मुकाबले, टीन के मुकाबले। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैग्नीशियम प्लस Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag प्लस Mg2+। गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी हुई है, मैग्नीशियम इन सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वियस कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड प्लस Mg2+ एक्वियस। यहां आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइजिंग और सिल्वर का यहां हो रहा है रिडक्शन। तो दोनों हाफ सेल रिएक्शन हम पहले बना लेते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन देखें तो इट विल बी Mg कन्वर्टिंग इनटू Mg2+ by losing 2 electrons।
और अगर रिडक्शन हाफ सेल बनाए तो सिल्वर इज कन्वर्टिंग इनटू द Ag बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है सिल्वर में रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहां पे 1। अगर इन दोनों को हम सम करें तो कंप्लीट रिएक्शन क्या बनेगी? कंप्लीट रिएक्शन विल बी मैग्नीशियम कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम 2+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां क्या हो जाएगा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ag। इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन टू 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इट विल बी Mgs प्लस 2Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Mg2 प्लस 2Ag। तो ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें नर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT बाय N की जगह आ जाएगा 2 लॉग। ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस सिल्वर का नीचे। तो ये क्या हो गया इसका नर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? तो सेल में क्या होता है ABC, एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। तो एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Mg कन्वर्ट इनटू Mg2 प्लस ब्रिज एंड Ag प्लस कन्वर्ट्स इनटू द Ag। ये क्या हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of the following pairs, predict with reason which pair will allow greater conduction of electricity. Silver wire at 30 degree Celsius और silver wire at 60 degree Celsius. देखिए क्या होगा आंसर। सिल्वर वायर की बात हो रही है, सिल्वर वायर है, इसका मतलब इट इज अ कंडक्टर। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, और हम क्या कर रहे हैं यहां पे टेम्परेचर इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। वी नो वेरी वेल कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है बाय द फॉर्मूला RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज होता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी यहां पे डिक्रीजेस। तो फर्स्ट केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम किसी कंडक्टर का, सॉलिड कंडक्टर का, तो सॉलिड कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, 0.1 मोलर CH3COOH और 1 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन, किसमें कंडक्शन ज्यादा होगा? तो 0.1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 0.1 मोल आयंस पर लीटर, और यहां क्या होगा 1 मोल पर लीटर। तो 0.1 मोल के मुकाबले 1 मोल इज मच मोर, इसलिए यहां पे किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होने वाला है? 1 मोल एसिटिक एसिड का। ठीक है, देन थर्ड, KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि KCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इट टोटली कन्वर्ट्स इनटू द आयंस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे आयंस के जो नंबर्स हैं वो तो बढ़ने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि 100% डिसोसिएशन पहले ही हो चुका है।
तो आप 20 डिग्री पे आए बात या 50 डिग्री पे आए, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने वाले नहीं है। बट क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयंस की जो मोबिलिटी है, जो उनकी मोबिलिटी इनसाइड द सॉल्यूशन है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेज, $50 डिग्री सेल्सियस KCl का जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन विल बी मोर। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन तो कंप्लीटली हो चुका है, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ आयंस विल इंक्रीज, इसलिए क्या होने वाला है, यहां पे इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो डिवाइस है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मीन्स पहले केमिकल रिएक्शन होगी और उससे क्या होने वाला है, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन से पोटेंशियल डेवलप होता है। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। बैटरी सप्लाई होगी तो वहां पे रिएक्शन होगी। फर्स्ट केस में रिएक्शन होगी तो पोटेंशियल डेवलप होगा, सेकंड में बैटरी सप्लाई करेगी, करंट फ्लो होगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी। सेकंड, रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, जबकि ये कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको पता ही है जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में विदाउट बैटरी कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे किसी बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थर्ड, यहाँ पे 2 अलग अलग कंटेनर में रिएक्शन होता है और उन्हें सॉल्ट ब्रीथ से सेपरेट किया जाता है। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ही कंटेनर में रिएक्शन होते हैं, बट 2 सेपरेट यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करके प्रोसेस को आगे किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, जबकि यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय बैटरी एंड एंटर थ्रू कैथोड एंड कम आउट थ्रू द एनोड। ठीक है, तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि कैलकुलेट डेल्टा जीरो जी फॉर द रिएक्शन। यहां पे हमें E0 गिवन है हाफ सेल्स का, तो डेल्टा जीरो जी क्या होता है, गिव्स एनर्जी चेंज, इट इज -NF E0 सेल। तो सबसे पहले हाफ सेल से हम क्या करेंगे, E0 सेल को कैलकुलेट करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, कॉपर का 0.34 और जिंक का कितना है, -0.76। यहां ध्यान रखेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये है SRP ही, पर किसका, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। डोंट बी कंफ्यूज कि यहां ऑक्सीडेशन लिखा है तो हम यहां SOP ले लेंगे। SOP कभी भी कैलकुलेशन में, केमिस्ट्री में लिया नहीं जाएगा, पूरा कैलकुलेशन SRP से ही होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, और जिसका ऑक्सीडेशन है, जिसका रिडक्शन है उसका तो लेना ही है। तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का 0.34 और जिंक का है -0.76। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 वोल्ट। इस वैल्यू को यहां पुट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हमें दिख रहा है 2, फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल, और पोटेंशियल कितना है 1.1। मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमें मिलने वाला है वो है 212.3 किलो जूल पर मोल। नोट कीजिए इसे, जल्दी से नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर मेथेनोइक एसिड इज 8 × 10⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी and degree of dissociation if for methanoic acid is 404, if for it will be limiting molar conductivity,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है मैथेनिक एसिड का 404। चलिए गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 2 × 10⁻³ मोलर। कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है 8 × 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देन हमें अल्फा कैलकुलेट करना है और λ0 m जो है वो हमें गिवन है 404 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वी नो वेरी वेल कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है λm वो होता है κ/c × 1000। कप्पा का वैल्यू गिवन है 8 × 10⁻⁵। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2 × 10⁻³ तो -5 से -3 कैंसिल, तो ये हो गया -2, यहाँ पे हो गया 1000, 2 से 8 गया तो 4 और -2 से 3 चले गए तो 10 बचा, मीन्स 40। तो λm कितना आ गया हमारा 40। तो अल्फा निकाल ले, अल्फा विल बी इज इक्वल्स टू क्या होता है λm/λ0m। इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 404। इसको अगर हम कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय 404, इट विल बी 0.099। परसेंटेज में अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी व्हाट 9.9%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, स्टेट कोलराश लॉ, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द SR स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस गिवन दिस। देखिए कोलराश लॉ क्या होता है कि जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होता है तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम बाय ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उस एक्सिस को कट नहीं करता है। जब हम कोलराश की थ्योरी में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग के केस में जो कटिंग पॉइंट है वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, डी बाय हॉकल रूल जो है, डी बाय हॉकल रूल से हम वहाँ पे उसको कैलकुलेशन करते हैं, पर वो स्ट्रॉन्ग के लिए किया जाता है, वीक के लिए नहीं किया जा सकता। तो फिर कोलराश का रूल होता है। कोलराश रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो उसके इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। तो क्या बोलता है कोलराश लॉ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to the sum of the conductance of the anions and cations। सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। अब और यहां पे अगर ax और by है तो x से और y से यहां हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम है वो क्या होगा, यहां पे इक्वल होगा किसके, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ही होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें गिवन है यहां पे कि स्ट्रोंशियम नाइट्रेट SR NO3 होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रोंशियम 2 प्लस 2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ NO3 माइनस। स्ट्रोंशियम का हमें गिवन है कंडक्टिविटी 119 और नाइट्रेट के लिए गिवन है 2 इंटू 72। तो 119 प्लस 144, इसको अगर हम सम कर दें इट विल बी 263 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक चीज का याद रखिएगा बेटा कि अगर आप यहां पे यूनिट्स नहीं लगाते हैं न्यूमेरिकल में तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं।
सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अंदर अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वहाँ पे कोई यूनिट्स हैं तो आपको फाइनल आंसर में यूनिट लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलराश लॉ। दोनों मतलब चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या किसी भी बोर्ड की हम बात करें, इस सारे बोर्ड्स के लिए कोलराश लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द सेल विच वॉज यूज इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। कि जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था, उस अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो सेल बनाया था उसका नाम क्या था? तो इट वॉज अ फ्यूल सेल। कौन था वो? फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 O2। देखिए, अगर वाटर को हम ऑक्सीडाइज करें तो इट कन्वर्ट्स इनटू द 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर किस पे कन्वर्ट होता है? 2H2O, H2O कन्वर्ट इनटू 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो कितना होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो O2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 2। तो हमें क्या चाहिए? चार्ज। चार्ज बराबर क्या होता है? N इंटू E। N कितना हो जाएगा? या NF, नंबर ऑफ मोल्स में चलेंगे तो NF, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 96500। इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 13 और 19 कूलम पर मोल। इट विल बी 193,000 कूलम पर मोल। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग Kc फॉर द गिवन रिएक्शन दिस। देखिए, मैक्सिमम वर्क, इसका मतलब जो है वो गिब्स एनर्जी की ही बात कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहले गिब्स एनर्जी निकाल लें हम। क्या होता है गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला? डेल्टा 0 G इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल। N की वैल्यू देखें तो 2 दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि 2 प्लस है और यहाँ पे Ni भी 2 प्लस है। 0 से 2 प्लस और 1 प्लस से 2 है, तो कितना हो गया? 2। F का वैल्यू 96500। E0 सेल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जिसका रिडक्शन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है निकल का, सिल्वर का रिडक्शन है, तो इट विल बी 0.80 माइनस माइनस 0.25। तो कितना हो जाएगा? -2 इंटू 96500 इंटू प्लस कर दें इसे, इट विल बी 1.05 पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेते हैं हम फटाफट से इसको। इट विल बी 2 इंटू 96500 इंटू 1.05, तो इट विल बी 202650 किलो जूल पर मोल। फिर बोल रहा है कि लॉग Kc निकालें, तो एक और फॉर्मूला डेल्टा G का यूज होता है। डेल्टा 0 G बराबर -2.303 RT log Kc। तो log Kc will be is equals to what? It will be -2.303, सॉरी डिवीजन में आएगा। इट विल बी डेल्टा 0 G अपॉन -2.303 R इंटू टी। डेल्टा 0 G का वैल्यू है 202.650 किलो जूल, तो 10 की पावर 3 लगा दें तो ये जूल पर मोल बन गया। देन इट इज -2.303, R की वैल्यू है 8.314 और टेम्परेचर हमें गिवन है 298 केल्विन।
तो इस पूरे को जो भी हम सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो कर लेते हैं इसे सॉल्व। एट 8.314 मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं ताकि हमारा समय बचे। डिवाइडेड बाय 298 इट विल बी 35.51। ये भी माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो लॉग केसी का जो वैल्यू आएगा इट विल बी 35.51। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन of length 50 centimeter and area of cross section is 0.65 centimeter square is 5 into 10 to the power 3 ohm. Its resistivity, conductivity and molar conductivity. चलिए थोड़े फॉर्मूले रिकॉल करते हैं। We know very well कि R बराबर होता है रो इंटू L बाय ए, जहां पे रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, तो रो बराबर क्या हो जाएगा R इंटू ए बाय एल। तो R की वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 0.625 और लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे सेंटीमीटर कैंसिल, ये 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये बचा 100 मल्टीप्लाई कर दें तो 62.5 सीमेन सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी क्या आ गई 62.5 सीमेन सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कप्पा विल बी व्हाट 1 अपॉन रो, तो इट विल बी व्हाट 1 अपॉन 62.5। रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी होता है, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 62.5 0.016 क्या बन गया सीमेन इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम क्या होता है, इट विल बी व्हाट कप्पा अपॉन सी, तो इट विल बी 0.016 अपॉन में कितना आया 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो कितना बन जाएगा ये, इसको डिवाइड कर दें तो यहां से तो नीचे बचेगा 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से 100 गया तो 20, इट विल बी व्हाट 320। ठीक है, हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। बढ़े आगे, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस क्या होता है आर टी बाय एन एफ लॉग, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कॉन्सेंट्रेशन नीचे। तो ई सेल हमें निकालना है, ई जीरो सेल निकाल लेते हैं एसआरपी मेथड से, तो इट विल बी व्हाट रिडक्शन किसका होगा 0.80 माइनस 0.76। इस पूरे की कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो इट विल बी 0.059। एन यहां दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो कितना हो जाएगा 2 लॉग। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो ऊपर आ गया 0.1। सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, बट यहां पे हम देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो स्क्वायर आने वाला है,
क्योंकि जब हम बैलेंस करेंगे हाफ रिएक्शन से तो हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग में यहाँ 2 सिल्वर होंगे, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 0.80 प्लस 0.76 माइनस 0.059/2 लॉग ये हो गया 0.1 अपॉन 0.01 इंटू 0.01, ये तो 10 की पावर 4 ऊपर और यहां से हटाया तो 10 नीचे, तो 1 से ये कटा तो 3 आ गया। 10 की पावर 3 को हम आगे ला सकते हैं, पावर ये क्या बन जाएगा, ये 6, 8 और 7 15, तो इट विल बी 1.56 माइनस 0.059/2, 3 आगे आया तो क्या बचा, log 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, 1.56 माइनस 0.05 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 0.075, और इसमें से माइनस कर दें हम कितना, 1.56, तो जो आंसर होगा इट विल बी 1.48 वोल्ट। तो ये होगा 1.48 वोल्ट। तो नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है सीधे सीधे, ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, X and Y are two electrolytes on dilution. Molar conductivity of X increases 2.5 times while Y increases 25 times. Which of the two is a weak electrolyte and why? देखिए X जो है उसका कंडक्टिविटी बढ़ा है सिर्फ 2.5 टाइम इंक्रीजेस, बट Y का कितना हो गया है, 25 टाइम्स इंक्रीजेस। तो देखा यह जाता है कि ऑन डाइल्यूशन जब भी हम वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपने एक बार उसको सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो वो 100% आयन में टूट जाता है। अब आप उसको और डाइल्यूट करें तो नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज नहीं हो सकते, तो जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा शार्प चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जब डाइल्यूशन किया जाता है तो डाइल्यूशन करने पे बिकॉज आयनाइजेशन 100% नहीं होता है कभी भी वीक में, इसलिए नंबर ऑफ आयन्स ईच टाइम डाइल्यूट करने पे इंक्रीज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें जो कंडक्टिविटी है उसमें चेंज देखने को मिलता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हमें दिखने को मिल रहा है तो वो कहाँ मिल रहा है, वाई में। इसका मतलब वाई क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वाई विल बी द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोडक्ट प्रेडिक्शन का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट प्रेडिक्शन के अंदर आप याद रखेंगे कि अगर एक्वियस मीडियम है तो एक्वियस मीडियम में कहानी बहुत कुछ बदलने वाली है। एक्वियस मीडियम और प्रोडक्ट हमें प्रेडिक्ट करना है किसका, NaCl का। अब NaCl जो है अगर वो आयन में टूटेगा तो बनाएगा Na+ और Cl-। सिमिलरली H2O जो है एक्वियस मीडियम है इसलिए बहुत एक्सेस में वाटर है, तो H2O भी कन्वर्ट होगा किसमें, H+ और OH- में। तो ये एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है कि यहां पे आपके पास एक NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन है और इसमें आपने क्या किया हुआ है, यहां पे आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं और यहां पे बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो जो भी पॉजिटिव आयन्स हैं वो पॉजिटिव आयन कहां जाएंगे, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो पॉजिटिव आयन हमेशा कहां जाएंगे, कैथोड पे, और नेगेटिव आयन कहां जाएंगे, हमारे एनोड पे। तो हमसे पूछा है प्रोडक्ट कैथोड पे क्या बनेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैथोड पे क्या बनेगा। 8 कैथोड, कैथोड पे क्या होना है,
जब भी पॉजिटिव जाएगा तो वो अपना रिडक्शन कराएगा। तो अगर हम SRP को देखें तो सबसे ज़्यादा SRP किसका होता है पॉजिटिव नेगेटिव, लिथियम का, फिर सोडियम, फिर जिंक, फिर हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का जो SRP है वो सबसे ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब H+ में ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहेगा बजाय किसके, सोडियम के। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। तो SRP किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। तो इन दोनों में से कौन जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पहुंचा कैथोड पे और वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन एटम। ऐसे दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो जो हमें गैस मिलने वाली है कैथोड पे वो कौन सी मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस। बट एनोड की बात करें, एड एनोड क्या होने वाला है, एनोड के केस में हम देखें कि यहां Cl- और OH- दोनों है। तो Cl- का जो पोटेंशियल है, अच्छा ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे चलने पे SRP इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा Cl- का होता है। उसके बाद अगर हम चलें तो OH-, फिर चलें तो NO3-, ये कुछ ही आपको याद रखना है। फिर चलें तो SO4 2-, उसके बाद चलें तो F-, मतलब इनमें सबसे ज्यादा SRP किसका है, F- का। बट Cl और OH में किसका है, किसका है, Cl- का। तो अगर इसका SRP OH- का SRP ज्यादा है, SRP ज्यादा है, इसका मतलब SOP क्या होगा, कम। तो OH- का SRP ज्यादा है पर Cl- का SRP कम है। SRP कम है इसका मतलब SOP क्या होगा, ज्यादा। देखिए SRP SOP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इसका SRP कम है मतलब SOP ज्यादा, तो यहां ऑक्सीडेशन ही होना है। तो Cl- पहुंचेगा कहां, एनोड पे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Cl, और ऐसे दो Cl मिलके क्या बना लेंगे यहां पे, क्लोरीन गैस। तो हमें एनोड पे क्या मिलने वाला है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट प्रेडिक्शन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा याद रखिएगा, इस सीक्वेंस से हम कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, नेम द सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स, जल्दी से बता दीजिए। तो बड़ा आसान सा है। एंड वॉचेस कौन सा होता है, मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल हियरिंग एड्स और वॉचेस में इस्तेमाल किया जाता है। वन वर्ड का आंसर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हेन अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल A and B containing electrolyte ZnSO4 and CuSO4 connected in series, 2 grams of copper were deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? देखिए फेराडे लॉ का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है फेराडे लॉ का। क्या बोलता है फेराडे लॉ, मास डिपॉजिटेड जो होता है वो बराबर होता है Z इंटू I इंटू टी के, जहां पे Z क्या है, इक्विवेलेंट वेट। Z क्या है, इक्विवेलेंट वेट। किसे निकाला जाता है, मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड किया जाता है, NF से। मोलर मास डिवाइडेड बाय NF। I इज करंट, T इज टाइम। तो सबसे पहले हम कितना डिपॉजिट हुआ है कॉपर ये निकाल लेते हैं कि 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, कितना हो जाएगा 63.5। अब कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब क्या होगा, Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनाएगा Cu। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं या 2F। 1 मोल जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 96500। तो 2 मोल किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 96500। तो इट विल बी वॉट, 2 इंटू 96500। करंट की अगर हम बात करें, 2 एम्पियर का करंट था और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 2। 2 से 4 कैंसिल तो बन गया 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जल्दी से इसको हम कैलकुलेट कर लें। तो इट विल बी 2 इंटू 96500
divided by 63.5, it will be 303.9 second. 303.9 second. 303.9.37 सेकेंड. ठीक है. देन क्या पूछ रहा है? व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड. अब देखिए, करंट और टाइम अगर सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? m बाय जेड, m1 बाय z1 बराबर m2 बाय z2 इक्वल होगा, क्योंकि m बाय z कॉन्स्टेंट है. अगर करंट और टाइम सेम है, इसका मतलब क्या होगा? m बाय z इज कॉन्स्टेंट. तो क्या बन जाएगा? m1 बाय z1 इज इक्वल्स टू m2 बाय z2. मास हमें कॉपर का डिपॉजिट है 2 ग्राम. देन मोलर मास होता है 63.5 डिवाइड बाय 2f, क्योंकि कॉपर 2 प्लस है, इसका x, और Z2 जिंक का हमें दे के रखा है 65 बाय 2f. तो 2f से 2f भी कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 63.5. इट विल बी 130 डिवाइडेड बाय 63.5. इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या बन जाएगा? 130 डिवाइडेड बाय 63.5, इट विल बी 2.04 ग्राम. तो कितना हो जाएगा ये? 2.04 ग्राम. ठीक है, हो जाएगा. तो फेराडे लॉ के दोनों लॉ यहां लग गए. फर्स्ट लॉ भी लग गया कि कितना डिपॉजिटेशन होता है, तो m बराबर ZIT, और सेकेंड लॉ भी यहां पे हमने इक्विवेलेंट वेट का लगा लिया. बढ़े आगे. नेक्स्ट, E0 सेल फॉर द रिएक्शन गिवन इज 2.71 वोल्ट. मैग्नीशियम कॉपर का रिएक्शन है, ई सेल निकालना है. चलिए सबसे पहले ई सेल निकाल लेते हैं जल्दी से. तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है? E0 सेल माइनस 0.059 बाय n, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर. तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu 2 प्लस. E0 सेल हमें देके रखा है कितना? 2.71 माइनस 0.059, n का वैल्यू है 2 लॉग. मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001, तो 0.001. कॉपर का हमें गिवन है 0.01. तो यहां से इसको हटाएं तो क्या हो जाएगा? ऊपर 100, नीचे 1000. लिख देता हूं मैं यहां 1000 और यहां पे 100. 100 से 1000 गया तो 10 बचा, तो 10 की पावर -1. तो क्या बन जाएगा ये? 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर -1. लॉग में माइनस आगे आ जाएगा, तो इट विल बी 2.71 प्लस 0.059 अपॉन 2. इसको क्या लिख सकते हैं? 0.0295, और log 10 कितना हो जाएगा? 1. ऐड कर दें इसको तो इट विल बी व्हाट? 95 ऐसा का ऐसा, 1 की जगह आ गया 1 और 2 3 7, 2.7395. तो मतलब जो सेल पोटेंशियल हमारा आया है वो 2.71 से ज्यादा आया है. अगर ज्यादा आया है इसका मतलब क्या हुआ? E0 सेल से ज्यादा निकल के आया है, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. करंट का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. अगर वो एनोड से कैथोड है तो अब क्या हो जाएगा? कैथोड से एनोड हो जाएगा. और अगर लेस आता तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन सेम रहता है. तो अगर ज्यादा आया है, ज्यादा आने पे क्या होगा? करंट का डायरेक्शन विल चेंज. डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज. आंसर क्या बनेगा? एक और, डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज. ठीक है, बढ़े आगे. नेक्स्ट, इन द प्लॉट मोलर कंडक्टिविटी λ0m वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इट इज स्क्वायर रूट, नॉट
C1/2. It is under root C. Following curves are obtained for two electrolyte A and B. Predict the nature of electrolyte A and B. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. मैंने आपसे अभी कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो इसके लिए क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व होगा. और जो बी वाला कर्व है वो किसके लिए होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. दिस कर्व विल बी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब बोल रहा है कि व्हाट हैपन्स ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्बडा एम. देखिए एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, नथिंग एल्स बट डाइल्यूशन. एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूट किया है. तो ए और बी में क्या होगा, तो ए और बी में अगर हम बात करें कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा ये क्या करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा. बट इन द केस ऑफ बी ये कभी भी एक्सिस को कट करने वाला नहीं है. तो यहां ए के केस में इट विल कट द वाई एक्सिस और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. बट बी के केस में ये कभी भी कट नहीं करेगा. तो यहां पे हम कोलराश लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, बढ़े आगे. नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर एसिडिक एसिड इज दिस. कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट. देखिए कर चुके हैं हम क्वेश्चन. सबसे पहले क्या निकाल लें, इसमें मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें कि लैम्बडा एम बराबर क्या होता है, कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो कप्पा कितना दिया है, 4.95 इंटू 10 की पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. कॉन्सेंट्रेशन का टर्म कितना हो गया, 0.001 मोल लीटर इनवर्स. यहां से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, -5 से गया तो बचा 3, तो ये बन गया 495 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर. अब अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0m. सॉरी, लैम्बडा 0m अपॉन लैम्बडा एम. इसको हम निकालिए जरा, क्या बनेगा, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0m. इट विल बी व्हाट, 495 डिवाइडेड बाय 390.5. कैलकुलेट करें क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं क्या निकल के आएगा. देखिए जरा, कहीं कैलकुलेशन हो गई है गलत. यहाँ अल्फ़ा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. यहाँ चेक करते हैं, 3 0 से ये हटाया, 3 0 -5 3 अच्छा, ये 10 की पावर -2 होगा. 495 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा 10 की पावर -2. यहाँ से इसको हटाएं तो ऊपर आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 49.5 डिवाइडेड बाय 3905. अब जो भी यहाँ पे आंसर आए वो आपका आंसर होगा. देखिए कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, मुझसे भी गलती हो सकती है. ठीक है, बढ़ें आगे. अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सेकेंडरी बैटरीज. देखिए टाइपिंग एरर, गिव एन एग्जांपल. तो क्या होती हैं सेकेंडरी बैटरीज, जिन्हें फिर से रिचार्ज किया जा सकता है. बड़ा सिंपल है कि जिनको मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी बैटरीज कहलाती हैं. तो कौन कौन सी हैं, लेड एसिड बैटरीज हो गई, निकल कैडमियम बैटरीज हो गई, है ना, हमने पढ़ी है यहाँ पे. उसके अलावा फ्यूल सेल हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी बैटरीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन दैट ऑकर इन ड्राई सेल. हाउ डज अ ड्राई सेल डिफर फ्रॉम दिस. ये बेटा आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट में कहूँ रटना ही पड़ेगा कि ड्राई सेल और इन सब की रिएक्शंस क्या होती हैं. क्या होता है डिस्चार्ज में,
एनोड पे जिंक कन्वर्ट होता है Zn2+ में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मैग्नीज डाइऑक्साइड NH4+, अमोनियम, इट इज नॉट NH4, अमोनियम इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है यहाँ पे MnOH+ NH3। तो ये आपको लर्न ही करना है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आपने सुना होगा। तो बार बार आपको ये रिएक्शंस लिख लिख के याद करनी है, इन शॉर्ट रटनी है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि ड्राई सेल हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पान ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ जिंक टू जिंक क्लोराइड दैट मेक्स द जिंक केसिंग पोरस, वाइल इन केस ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पे कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होता। जब मर्क्यूरी का सेल का रिएक्शन आप देखेंगे तो नो आयन फॉर्मेशन इज देयर, उसका लाइफ स्पान ज्यादा होता है। याद रखिएगा इस चीज को कि मर्क्यूरी सेल का लाइफ स्पान जिंक से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी किसी टाइप का आयन फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन दैट ऑकर्स इन एनोड एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेड स्टोरेज का है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा सल्फेट आयन है लेड स्टोरेज का, इस कन्वर्ट्स इनटू द H2OH2-, थायोसल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है। ये भी लर्न करना है, लर्न ही करना है। नेक्स्ट, क्रोमियम मेटल इज एन इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 2400 कूलम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट। देखिए मास बराबर क्या होता है, Z इंटू आई इंटू टी। मास हमें दे के रखा है 1.5 ग्राम। Z का वैल्यू अगर निकालें तो क्या होता है, मोलर मास क्रोमियम का दे के रखा है हमें कितना, 52 ग्राम पर मोल, अपॉन NF। NF देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 मोल, मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 96500। करंट पता करना है, $12.5 एम्पियर करंट है, तो कितना हो गया 12.5, और क्या हो गया टाइम। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1.5 इंटू 6 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 12.5। जो भी आंसर आए वो होगा आपका आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, कि Q बराबर क्या होता है N इंटू ई। तो 2400 कूलाम्स अगर है तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे या क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें काम और कर लेते हैं कि हमें पता है Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT, Q बराबर I इंटू टी। तो यहां से नहीं, Q बराबर एनी से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें ना करंट दिया है ना टाइम दिया है। तो Q बराबर कितना हो गया N इंटू ई, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम बराबर N। यहां से N निकाल लें हम, ठीक है, तो N निकाल लेते हैं, क्या बनता है, करिए इसे, क्या बनेगा। या एक तरीका और हो सकता है, एक तरीके से और किया जा सकता है इसे, कि हमें पता है कि 6 फैराडे चाहिए, मतलब 6 इंटू 96500 कूलाम में कितना मिल रहा है 52 ग्राम, 1 मोल मिल रहा है ना 52 ग्राम। तो 1 कूलाम में कितना मिलेगा 52 बाय 6 इंटू 96500, तो 24,000 कूलाम में कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 52 बाय 6 इंटू
24,000 डिवाइडेड बाय 96500। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, करिए जरा सॉल्व। इट विल बी 2.155। कितना आएगा? 2.155। करके देखिएगा इसे, इट विल बी 2.155। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ईएमएफ। देखिए अब सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, E0 सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग, जिसका ऑक्सीडेशन है वो ऊपर, जिसका रिडक्शन है वो नीचे। चलिए जरा देखें, Ni2 प्लस से Ni माइनस 0.25 वोल्ट और एल्यूमिनियम माइनस 1.66, ये मोर SRP है, ये लेस SRP है। तो लेस SRP क्या होता है? ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन का चेंज देखें, यहां 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहां पे हमें पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? इट विल बी माइनस 1.66 माइनस माइनस का 0.25 माइनस 0.059, n की वैल्यू हो गई 6 लॉग। ऑक्सीडेशन किसका है? एल्यूमिनियम का। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.001 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? 0.1, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब। इट विल बी वॉट? माइनस 1.66 प्लस का 0.25, यहाँ आ गया माइनस 0.059 अपॉन में 6 लॉग। 10 की पावर -3 को 2 बार लिखा तो 10 की पावर -6, -1 को 3 बार लिखा तो -3। इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया? 3, -3 आगे आ जाएगा। तो इट विल बी वॉट? 3 इंटू 0.059 अपॉन में 6, 3 से 6 गया तो कितना बचा? 2। और ये क्या हो जाएगा? इसमें हम देखें, कैलकुलेट कर लें तो इट विल बी माइनस 1.66 प्लस 0.25, तो कितना बन गया ये? माइनस का 1.41 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1.41, यहां हो गया प्लस, इट विल बी 0.0295, तो प्लस 0.0295 माइनस 1.38। ये माइनस में आया है, इसका मतलब ये सेल वर्किंग में नहीं है। सेल इज नॉट इन वर्किंग, सेल इज नॉट इन वर्किंग। जब भी अगर हमारा ई सेल माइनस में आ जाए, इसका मतलब हमारा सेल वर्किंग में नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेल रिएक्शन लिखना है ईएमएफ, या आप, चलिए मैं कर देता हूं। बोले सर सिंपल तो आपने कर दिया, टफ हमें करा रहे हो। क्या हो जाएगा? ये है शी का क्वेश्चन, जरा देखिए, हाइड्रोजन है मतलब शी का क्वेश्चन है। तो इट विल बी व्हाट? ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग SN2 प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पहले इसकी हाफ रिएक्शंस लिख लें। क्या बनेगा? Sn कन्वर्ट इनटू SN2 प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंड H प्लस कन्वर्ट इनटू द H2 बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस। तो यहां से इसको कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इट विल बी व्हाट? पोटेंशियल देके रखा है, शी को राइट में लगाया जाता है, इसका मतलब 0 माइनस -0.14। आपको पता है शी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है, तो 0 माइनस -0.4 माइनस 0.059 बाई 2
कॉन्सेंट्रेशन SN का अगर हम देखें तो 0.004, H प्लस आयन की बात करें तो 0.020 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 0.020, या ये 0 हम हटा सकते हैं तो 0.02 इंटू 0.02, यहाँ पे 3 हटेंगे और ऊपर 4 जाएंगे, यहाँ 4, यहाँ 3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 बचा, तो log 10 1, तो कितना हो गया 0.14 माइनस 0.0295, 0.14 में से 0.0295 हम हटा दें तो इट विल बी 0.1105 वोल्ट। क्या आंसर आ जाएगा 0.1105 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ें। On the basis of E0 value, O2 gas should be liberated anode, but Cl2 gas which is liberated। देखिए हमने ये क्वेश्चन करा है शायद पहले, जहां पे हमने SR की किया था। देखिए कौन सी गैस मिल रही है हमें, क्लोरीन, जबकि मिलनी चाहिए ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, जल्दी से बताइए। कि द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेटेड। ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या होता है ओवर वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे ओवर वोल्टेज, बस एक ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज ऑफ द प्रिफरेंशियल वोल्टेज। अगला चले, राइट द नेम ऑफ सेल जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर्स। जल्दी से बताइए, सिंपल सा है, लेड स्टोरेज। कौन सा है, लेड स्टोरेज। रिएक्शंस तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कि एनोड पे लेड प्लस SO4 माइनस कन्वर्ट इनटू द PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे PbO2 प्लस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू PbSO4 प्लस 2H2। तो इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आप कोशिश कीजिएगा, ये आपका होमवर्क। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 फ्यूल सेल। हमने पढ़ा है कि फ्यूल सेल जो है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बाय इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ गैसेस और लिक्विड फ्यूल्स फेड इनटू द सेल इज रिक्वायर्ड। रिएक्शन H2 प्लस 2H माइनस कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH माइनस। ये भी आपको लर्न ही करना है, इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बस आपको याद रखना है कि सबसे एफिशिएंटली फ्यूल सेल होता है, जितने भी सेल हमने पढ़े हैं उनमें। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ खत्म होते हैं। लगभग सारे चैप्टर्स के PYQ हमने कर चुके हैं। आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये जितने भी PYQ हैं, अगर आप ये भी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। अब एक स्ट्रेटेजिक प्लान आउट में आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें किस तरीके से पढ़ना है और हमारा पार्ट 1 हमें किस तरीके से स्टडी करना है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अच्छी मेहनत करते रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।